हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट इस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। और इसमें भी हम लोग इस सीरीज़ के पिछले क्वेश्चंस की तरह, पिछले वीडियोस की तरह पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बेसिस पर ही इसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम लोग बगैर टाइम ख़राब किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी टू सेकेंडरी इज। एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल में रहेंगे वो प्राइमरी से सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे या कम होंगे। तो इसमें आंसर देखना है हमको, रेशियो के बेसिस पर आंसर देना है बेटा। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम लोग यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी को रेशियो देख रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो इस तरह से हम लोग अगर यहाँ पर रेशियो काउंट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको कि अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, कम होगा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर मोर देन 1। तो इसका बी वाला हमारा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस एक्सएल और एक्ससी इज, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन दोनों की यूनिट क्या होती है। तो बेटा इसकी इन दोनों की यूनिट भी ओम ही होती है, क्योंकि ये दोनों भी करंट को रेसिस्ट करते हैं फ्लो करने में। ठीक है, तो इनकी यूनिट भी वही रहेगी जो रेसिस्टेंस की रहती है, ओम्स। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द इंस्टेंटेनियस पावर इन एन एसी सर्किट कैन बी नेगेटिव बिकॉज। एक एसी सर्किट में इंस्टेंटेनियस जो पावर होती है वो नेगेटिव हो सकती है। क्यों हो सकती है? ऑप्शंस देखिए। पहले हम लोग पहला ऑप्शन क्या दिया है, करंट इज नेगेटिव। तो करंट नेगेटिव होता है, ऐसा नहीं है इसका आंसर। बी वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वोल्टेज इज नेगेटिव, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, बोथ वोल्टेज एंड करंट में बी आउट ऑफ फेज। तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो आउट ऑफ फेज जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है अगर वो 90 से अबव जाता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। ठीक है, 90 से अगर अबव जाता है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर पावर के फॉर्मूले में क्या है, पावर फैक्टर कॉस फंक्शन है, कॉस फाई से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, जैसे ही करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस 90 से अबव जाएगा तो ओवरऑल पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर सी वाला ही होगा, बोथ वोल्टेज एंड करंट में भी आउट ऑफ फेज। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट द एवरेज पावर डिलीवर्ड पर साइकिल इज। ठीक है, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है, ठीक, उसमें एवरेज पावर पर साइकिल क्या होगी। तो पावर का फॉर्मूला तो यही रहना है, आपको याद रखना है। दूसरी चीज, इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है, यानी कि पोटेंशियल लीड करता है। ठीक है, ईएमएफ लीड करता है और करंट 90 डिग्री से पीछे रहता है। तो ये 90 डिग्री का जो फेस है वो प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमेशा रहेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पर कॉस फाई की जगह पर 90 डिग्री को पुट करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर जो रहेगी पर साइकिल वो 0 रहेगी। तो सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। क्वेश्चन है, द मेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज। इंडिया में एसी करंट की मेन फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, मतलब कि जनरल फ्रीक्वेंसी क्या रहती है। तो इसका आंसर होगा 50 हर्ट्ज। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्योर कैपेसिटेंस एसी सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स। एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है और उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग डबल कर देते हैं तो जो कैपेसिटेंस
या जो कैपेसिटर है वो जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है सर्किट को, करंट को फ्लो करने में रेसिस्टेंस जो दे रहा है, उस रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसा पूछा है। अगर किसी कैपेसिटिव सर्किट कोई कैपेसिटिव सर्किट है और अगर वहाँ पर एसी करंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाता है, यानी कि रेसिस्टेंस कम हो जाता है। जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा करंट को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस फार्मूले के बेसिस पर भी देख सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी को आप f से 2f कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे जो 2 पाई एफ सी था उसमें एक और 2 आ जाएगा, ठीक। और उस 2 को अगर आप बाहर कर लोगे तो इनिशियल एक्स सी की वैल्यू क्या थी, मान लो ये है, ठीक, और अपॉन में 1/2 और आ गया, और ये जो 2 पाई एफ सी की वैल्यू है वो तो अंदर पहले से भी है। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा वो हाफ हो जाएगा, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई करंट की तो जो रेसिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था करंट को वो आधा हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आएंगे। इसका आंसर हमेशा यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन है, इन एन एसी सर्किट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ फुल साइकिल इज। एक एसी सर्किट में करंट की फुल साइकिल पर एवरेज वैल्यू क्या होती है, तो इसका आंसर आएगा बेटा 0, ठीक है। क्योंकि करंट का, इंस्टेंटेनियस करंट का आप जब यहाँ पर फॉर्मूला देखते हो तो क्या होता है, आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। जब आप फुल साइकिल लोगे तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, और साइन 360 की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी कि अगर आप एक पूरे साइकिल पर एवरेज वैल्यू निकालना चाहोगे तो वहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगी, ठीक। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करेंट इज। एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट में, तो वहाँ पर फेज डिफरेंस क्या होगा, वोल्टेज और करंट के बीच का। तो देखो बेटा, यहाँ पर फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में 90 रहता है। मैंने अभी आपको पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक दो क्वेश्चंस पहले। और आपको ये भी याद रखना है सब इसमें कि इंडक्टिव सर्किट में पोटेंशियल आगे रहता है, ईएमएफ आगे रहता है और करंट पीछे रहता है, ठीक है, और वो भी 90 डिग्री से पीछे रहता है। तो इसको याद रखने का सीधा सीधा तरीका है कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है और इंडक्टर में ईएमएफ लीड करता है, ठीक है। तो यानी कि कैपेसिटर में दोनों ही सी से स्टार्ट हो रहे हैं, कैपेसिटर भी सी से है और करंट भी सी से स्टार्ट है। तो कैपेसिटर में कौन लीड करेगा, करंट लीड करेगा, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात की है यहाँ पर, ठीक। करंट और वोल्टेज के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस 90 डिग्री होगा और वोल्टेज लीड करेगा। तो कौन सा आंसर है, बी वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस द इम्पीडेंस इज। एक सीरीज एलसीआर सर्किट होता है, तो रेजोनेंस वाली कंडीशन में इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, रेजोनेंस कंडीशन कब मानी जाती है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और इम्पीडेंस का फॉर्मूला ये होता है, अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी तो माइनस करने पर 0 हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, सिर्फ z इज इक्वल टू रूट आर का स्क्वायर बचेगा, ठीक। और आर का स्क्वायर रूट से कट भी जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, z इज इक्वल टू आर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इम्पीडेंस होगा वो मिनिमम हो जाएगा। एक्सएल और एक्सी की वैल्यू यहाँ पर कोई मायने ही नहीं रखेगी अगर ये बराबर हो गए तो रेजोनेंस वाली कंडीशन में इम्पीडेंस जो होता है, यानी कि जो रेसिस्टेंस होता है सर्किट में, वो क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, बी वाला। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एक ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो इसका आंसर होगा बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय इज एसी ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए पावर को सप्लाई कर रहे हो, करंट को ट्रांसफर कर रहे हो, तो वहाँ पर हाई वोल्टेज क्यों रखा जाता है, क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर बेटा सीधा है, क्योंकि हाई वोल्टेज नहीं रखेंगे तो करंट हाई रहेगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई वी, ठीक। तो यहाँ पर आपकी पावर क्या रहती है, इनपुट और आउटपुट दोनों केसेस में कांस्टेंट रहती है।
यानी कि अगर आप करंट को बढ़ा दोगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा, और अगर वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा। अब दिक्कत ये है कि अगर आपने वोल्टेज कम कर दिया तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, और करंट अगर इंक्रीज कर गया तो वायर में क्या होगा, हीट बढ़ जाएगी, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आपका एनर्जी लॉस भी होगा, और कहीं ना कहीं जो वायर है वो भी कमज़ोर हो जाएगा। इस वजह से हमेशा क्या रखा जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन के लिए वोल्टेज को हाई रखा जाता है। ठीक है, तो बिकॉज लेस पावर लॉस एट हाई वोल्टेज, तो आपका बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। क्वेश्चन है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इफ पीक करंट इज 10 एम्पियर। अगर पीक करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो बेटा आरएमएस और पीक करंट के बीच का रिलेशन ये है। ठीक, अब यहाँ पर हमको पीक करंट की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 दी हुई है। ठीक है, और नीचे अपॉन में √2 रहेगा, तो मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर √2 से ही डिवाइड भी करूँगा और √2 से ही इंटू भी करूँगा। ठीक, तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, सीधे सीधे 2 आ जाएगी, तो 10/2, 10/2 कर दो, और यहाँ पर ऊपर √2 रहेगा, तो 2 से इसको कर देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5√2। 5√2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 7.07 आ जाएगा। यानी कि अगर आपका पीक करंट की वैल्यू 10 एम्पेयर है, तो उस केस में आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7.07। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी वाला। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट द करंट इज। अभी अभी मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन एक पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो वहां पर करंट क्या करेगा। अभी कहा था मैंने, कैपेसिटर भी सी से स्टार्ट हो रहा है, करंट भी सी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब लीड करेगा। कैपेसिटिव सर्किट में करंट क्या करेगा, लीड करेगा। तो यहाँ पर करंट आगे रहेगा और ईएमएफ पीछे रहेगा, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या रहेगा, 90 रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है, लेक्स वोल्टेज बाय 90। ए वाला ही आपका आंसर है कि वोल्टेज जो रहेगा वो 90 डिग्री के फेस डिफरेंस के साथ में लैग करेगा, मतलब पीछे रहेगा, और करंट लीड करेगा। तो आपका ए वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस द करंट इज। एक सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस वाली कंडीशन में करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो। तो अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रेजोनेंस की कंडीशन में जो इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। यानी कि जो इम्पीडेंस रेसिस्टेंस होता है सर्किट का वो कम से कम हो जाता है, और अगर इम्पीडेंस कम से कम हो गया तो आपका करंट क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन में आपके करंट की जो वैल्यू होती है वो मैक्स रहती है। ठीक, तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन है इन इफ इन एन एसी सर्किट आई पीक या आई नॉट इज इक्वल टू 5A एंड द सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव। सर्किट क्या है, प्योरली रेसिस्टिव है। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस करंट व्हेन वोल्टेज इज जीरो क्रॉसिंग। यानी कि यहाँ पर जो आई नॉट की वैल्यू दी हुई है ये कोई सेंस बना ही नहीं रही है। सीधा सीधा क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि अगर एक एसी सर्किट है और अगर उसमें जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या आ जाए, आपकी जीरो आ जाए, है ना, पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो करंट की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा अगर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होता है तो वहाँ पर पोटेंशियल और करंट का फेस क्या होता है, सेम रहता है, कोई फेस डिफरेंस नहीं होता। इसका मतलब अगर पोटेंशियल जीरो आ गया तो करंट भी जीरो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर बनेगा कौन सा, ए वाला, जीरो। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट क्वेश्चन है द इम्पीडेंस ऑफ अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इज। एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है, तो उसका इम्पीडेंस क्या होगा, इम्पीडेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बेटा आपका कौन सा, ओमेगा एल वाला। ठीक, इसके लिए यही फॉर्मूला होता है, इम्पीडेंस ऑफ एन इंडक्टर क्या होता है, ओमेगा एल। यहाँ पर ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट है, और एल क्या है, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग। क्वेश्चन है इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट
व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज अबव रेजोनेंस द सर्किट बिकम्स। एक सीरीज एलसीआर सर्किट में अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है रेजोनेंस कंडीशन से भी ऊपर, तो करंट सर्किट जो होगा वो किस तरह का सर्किट बन जाएगा। तो देखो इसका आंसर बेटा सीधा सीधा रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ऊपर साइड क्या बनाते हैं, यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस बनाते हैं, ठीक है। और नीचे के साइड हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बनाते हैं। और अगर एक्स एल की वैल्यू एक्स सी की वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो ज़्यादा कब होगी, जब आपकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगी। फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होता है, पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन दोनों का नेट रिएक्टेंस जो मिलेगा वो क्या होगा, इस तरफ रहेगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू में आ जाएगा। हमको नेट रिएक्टेंस जो मिलेगा वो एक्स एल माइनस एक्स सी के तौर पर मिलेगा, और वो कहाँ रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, मतलब ऊपर साइड रहेगा। और क्योंकि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस की तरफ जा रहा है, तो हमारा सर्किट भी किस तरीके से बिहेव करेगा, इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इज डिक्रीज्ड इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट बिलो रेजोनेंस द सर्किट इज। अब ये उसका अपोजिट होगा कि अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को आपने डिक्रीज कर दिया तो सर्किट कैसा बन जाएगा, कैपेसिटिव सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। इन अ प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट द वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, ठीक है, एंड करंट थ्रू रेसिस्टर आर। तो एक प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है कि द वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, वोल्टेज का वेव फॉर्म और करंट का वेव फॉर्म किस तरह का रहेगा। तो यहाँ पर क्या वोल्टेज आगे रहेगा या करंट आगे रहेगा, तो बेटा ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसी लेक्चर में कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते हैं, यानी कि एक साथ में बढ़ते हैं एक साथ में घटते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि इन फेज में रहेंगे, दोनों सेम फेज रहेंगे, ठीक है। तो फेज डिफरेंस के जीरो होने को हम लोग इन फेज बोलकर भी एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ हाफ साइकिल इज रिलेटेड टू इट्स पीक वैल्यू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी कि एवरेज वैल्यू जो होती है हाफ साइकिल में, क्योंकि फुल साइकिल में तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू जो होती है एसी करंट की वो क्या होती है, 2/पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट, मतलब पीक वैल्यू। और इसको अगर आप वैल्यू को रखोगे, पाई की वैल्यू को रख के सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी, 0.637 इंटू आई नॉट, ठीक है। तो बेटा आपको ये वैल्यू भी पूछी जा सकती है, आरएमएस वैल्यू का रिलेशन पीक वैल्यू के साथ में ये भी पूछा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिए हैं फिर से। और दूसरी चीज़, ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है, 2 × I/पाई, तो बी वाला आपका ऑप्शन रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्रांसफॉर्मर इफ द प्राइमरी कॉइल होना चाहिए यहाँ पर लिखा, तो इफ द प्राइमरी कॉइल हैज 500 टर्न्स एंड सेकेंडरी कॉइल हैज 100 टर्न्स एंड प्राइमरी वोल्टेज इज 200 वोल्ट, देन सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा। क्वेश्चन ऐसा है। तो आपको पता है एसी ट्रांसफार्मर को हम लोग जब देखते हैं, ट्रांसफार्मर की वर्किंग को हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पर उस एक फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, VS/BP इक्वल टू NS/NP। तो ये वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स के बीच का रिलेशन को बताता है। तो उन्होंने बोला है सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा, यानी कि VS की वैल्यू पूछी हुई है। यहाँ से हम लोग BP को इधर ले आते हैं, तो ये BP इंटू NS/NP हो जाएगा। और इन तीनों की वैल्यू हमको ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर किया है। तो प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज कितना था, 200 वोल्ट था, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, NS की वैल्यू कितनी थी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल कितने थे, ये है 100 टर्न्स, ठीक। और डिवाइड में क्या करना है हमको, प्राइमरी कॉइल में जो टर्न है उनसे डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर आप यहाँ पे करोगे तो ये आ जाएगा 40 वोल्ट। तो यानी कि कहने का ये है कि सेकेंडरी कॉइल में जो पोटेंशियल आएगा वो कितना होगा, 40 वोल्ट का रहेगा,
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस द पावर फैक्टर इज। रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर कितना होगा, ठीक है, या पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, Z इज इक्वल टू आर हो जाता है, और कॉस फाई की वैल्यू भी क्या होती है, आर अपॉन जेड होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आर अपॉन जेड आप रखोगे और दोनों वैल्यू आर और जेड की क्या हो गई, बराबर हो गई, तो कॉस फाई की वैल्यू फाइनली क्या आएगी, आर अपॉन आर मतलब 1। तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, 1 आ जाती है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पावर ट्रांसमिशन लाइन इफ वोल्टेज इज स्टेप्ड अप द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। तो करंट के साथ में क्या होगा, अगर एक पावर ट्रांसमिशन लाइन है और वहां पर अगर वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए तो करंट किस तरीके से चेंज करेगा, बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा या कम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डिक्रीजेस, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पावर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो स्टेप अप ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर के द्वारा जब हम वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे तो उस केस में करंट क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेस एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ सर्किट इज 30, देन पावर फैक्टर इज। ठीक है, अगर फेस एंगल क्या है, 30 है, तो पावर फैक्टर क्या होगा। तो बेटा पावर फैक्टर कॉस फाई को ही कहते हैं, जो पावर वाले फॉर्मूले में जो कॉस फाई आता है उसी को पावर फैक्टर कहते हैं। तो कॉस फाई की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस 30 आ जाएगा, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो आपका यही वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, ये इसके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूले भी ऐड कर दिए हैं समझने के लिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट द एवरेज पावर डिलीवर्ड पर साइकिल इज। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर क्या होगी। तो देखो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं होते हैं, बल्कि 90 डिग्री के फेज डिफरेंस से चलते हैं, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 0 होगा, सी वाला। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी लोगे तो वहाँ पर भी करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है, 90 ही होता है, और वहाँ पर भी कॉस फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी और पावर क्या आएगी, 0 आएगी। यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में दोनों में ही पावर क्या होती है आपकी, एवरेज पावर 0 आती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन एन एसी सर्किट व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। एसी सर्किट में अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा। तो देखो बेटा, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे, जितनी तेज़ी से करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस उतना ज़्यादा होगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने पर इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस लीनियरली। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन है, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन आरएलसी एट रेजोनेंस। एक आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस वाली कंडीशन में करंट और वोल्टेज के बीच में क्या फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि रेजोनेंस वाली कंडीशन में क्या होता है, जेड आर के बराबर हो जाता है। ठीक है, और अगर जेड आर के बराबर हो जाता है तो बताओ आप करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर रेसिस्टेंस के तौर पर केवल मतलब रिएक्टेंस के तौर पर केवल रेसिस्टेंस बच जाए, इम्पीडेंस सर्किट का केवल रेसिस्टेंस ही हो जाए, तो उस केस में रेसिस्टेंस और करंट, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस 0 हो जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए थे। अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को समझ लिया है तो आपके चैप्टर का रिवीजन हो गया है। अगर किसी क्वेश्चन में या किसी और कंसेप्ट में आप कहीं पर उलझ रहे हैं, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और हर तरीके से आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। जो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।